मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों को मैं कॉमेडियन मानता ही नहीं हूँ जिनका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट गंदा है। एज गुड एज आतंकवादी है। समाज का जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। ये सब आंधी तूफान है। ये आते हैं पूरे। आंधी तूफान क्या करता है? आंधी तूफान पूरे समाज की बर्बादी कर देता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है। कि एक्टर के सामने परफॉर्म करते हो या फिर उनका मिमिक्री करते हो या फिर उनके सामने कुछ करते हो, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? बैक स्टेज में वो कुछ बोलते हैं? को अभिजीत देखो, आज जो बात मैंने की है आपके साथ में, उसकी क्रोनोलॉजी समझो। देखो, तुम मेरे घर जैसे हो, इसलिए मैं कहता हूँ अभी अभी हमारी जीत हुई है, अभी जीत हुई है, तो आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपके साथ में हमारा संपूर्ण समर्थन है। आप अपने कार्य में बादशाह बनो, शहंशाह बनो। मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनो। आपने कैसे सोचा कि ये इंडस्ट्री इतना सैचुरेटेड इंडस्ट्री है, वहां पे आके कॉमेडी स्टार्ट करना? क्या आप एक्टर बनने आए थे या फिर आप कॉमेडियन ही बनने आए थे इंडस्ट्री में? एक्टर बनने आया था, बचपन से फिल्में देखने का शौक था। बल्लार शाह, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ 2 मई 1975 में, है ना। हम्म। और ये तारीख और ये चीज भी बड़ी, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी एंटरटेनिंग तरीके से हुई है। हम्म। 2 मई यानी कि मैं समझता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने पैदा होने में 9 महीने लिए। मैं हम्म। बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं सेकंड में पैदा हुआ। हम्म। सेकंड में, मे सेकंड में। सेकंड, ठीक है। ओके। तो मेरा कैरेक्टर जो पहचान रहा था नूरा, हम्म। शराब का मतलब था मैं। मैं। मई का महीना जो है, तो मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो है वो मई के महीने में। और ये मई का महीना प्राउड ही नहीं है, ये सबके साथ वाला महीना है। मतलब ये सबका विकास, सबका साथ देने वाला। जैसे आपको भी ये कह सकता है अभिजीत, मे गॉड ब्लेस यू। देखो। तो मई महीना जो है सबको शुभकामना देता है, तो मुझे भी शुभकामना मई महीने की मिली। 1 मई को मजदूर दिवस होता है, और 2 मई को ये मजदूर पैदा हो गया था, लेबर्स डे, हाँ। लेबर पेन। राइट। 1 मई को लेबर पेन, और दूसरे दिन ये लेबर जो है आपको पेन देने के लिए पैदा हो गया, या आपके पेन दूर करने के लिए पैदा हो गया। फिर 1975 में फिल्म शोले रिलीज हुई थी, आपको पता यहाँ जी। है ना। इतनी बड़ी ऐतिहासिक, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, ये भी एक ऐतिहासिक है। और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी भी लगाई थी। डिक्लेयर कर दिया था या? तो मैं समझता हूँ कि शोले फिल्म, एक गाना बड़ा हिट हुआ था, शोलों पे आशियाना कोई भी बना सका ना। मैंने कहा भाई, शोले पे आशियाना कोई भी बना सका ना, ये आपकी बात गलत है। शोले फिल्म उठा के देख लो, उससे ज्यादा आशियाना बॉलीवुड में किसी ने नहीं बनाया। और धर्म जी के पास तो शोले भी है और डोले डोले भी है। तो बोले मैं भी। समझता हूँ कि उस साल अगर मैं पैदा हुआ तो आज तक मुझे लोग फोन करके बोल रहे हैं, सुनील ये शोले, सुनील वो शोले, सुनील वो शोले। तो सारे शोज मुझे मिल रहे हैं। और राइट। सरनेम पाल होने की वजह से बहुत फायदा होता है। हाँ। मुझे गुजराती लोग अपना समझते हैं, बंगाली लोग अपना समझते हैं, मारवाड़ी अपना समझते हैं, पंजाबी अलग अपना मुझे समझते हैं। वो पाल तो समझते ही समझते हैं, और यूरोप वाले समझते हैं पॉल। तो वो भी, तो मुझे अपना समझने की वजह से बहुत काम मिलता है। और मेरी तरक्की मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से जमीन से आसमान की तरक्की है। मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो हम रेलवे रेलवे मतलब जमीन। और अब मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ, सांता क्रूज में। तो आसमान, जमीन से आसमान का मेरी तरक्की है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी ही प्यार मोहब्बत लोगों की बनी रहे। और भैया, पाल मतलब दोस्त होता है सबका, सब अपना दोस्त समझते हैं। पाल मतलब बहुत सारी छिपकली भी, छिपकली को भी पाल बोलते हैं। राइट। पाल मतलब ताड़पत्री भी होता है। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा सरनेम जो है लोगों को बहुत अपना लगता है। और मैं, अगर वो मुझे अपना समझते तो ये उनका बड़कपन है। हमेशा मैं अभिजीत यही कहना चाहता हूँ कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। मानता है। क्योंकि हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो एक शेर में कर देता हूँ कि भैया, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना हिंदू, ना मोमेडियन हूँ। मेरा मजहब है हंसाना, मैं सिर्फ कॉमेडियन हूँ। राइट, 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 राइट। ये सुनील जी। सुनील जी, सो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम रॉन्ग, द ग्रेट इंडियन लव टू चैलेंज से। लाफ्टर चैलेंज, यस। अब वहां से पॉपुलर हुए थे, जी। राइट? तो उसके बाद अब वहां पे और भी कॉमेडियंस थे, लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए, सब कॉमेडियंस इतने बुलंदी तक नहीं पहुंचे।
वहां पे आप कपिल कपिल शर्मा का ले सकते हो, कुछ कुछ है जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो। राजू श्रीवास्तव जी काम किया करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे वो। तो बहुत बढ़िया। तो कुछ ही कॉमेडियंस है जो वहां से यहाँ तक पहुंचे। उसका मंत्रा क्या है कि आप निकल के आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करते हो? देखिए क्या है, मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो परमात्मा की कृपा है। फिर शो जो बनाया जिन्होंने, उनके दिमाग में ये आइडिया है कि हम गरीबों का कल्याण करने के लिए ये ऐसा शो है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसने भारत के कोने कोने से ऐसे ऐसे कलाकारों को बुलाया जिनके पास में मंच तक नहीं था, लेकिन उनको मंचित किया। न केवल मंचित किया बल्कि चर्चित किया। और उसमें से कुछ कलाकार तो देश के कॉमेडी का ऐसा अभिन्न हिस्सा बन गए कि आज भी किसी कॉमेडियन को आप पूछो तो वो लाफ्टर चैलेंज का जिक्र किए बिना नहीं रहते हैं, चाहे नए हो या पुराने हो। सब इस प्रोग्राम का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से ही ये गंगोत्री शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे गोत्र की सबसे बड़ी हिट सीरीज है, जिसे कह सकते हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। उसके कैप्टन जो हमारे पंकज सरस्वत जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि हम प्यार से उनको सारस्वत बैंक कहते हैं। कि सारस्वत बैंक मतलब सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि हंसी का खजाना उनके पास में आया। तो मैं उस शो को ये क्रेडिट देता हूँ, कि उस मंच को ये क्रेडिट देता हूँ जिसमें सुनील पाल को इज्जत मिली, एहसान कुरैशी को इज्जत मिली, भगवंत मान साहब को इज्जत मिली, राजू श्रीवास्तव जी को सम्मान मिला, और तमाम कलाकार इस शो से, नवीन प्रभाकर जो दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिसमें आज भी अभिजीत जैसा प्यारा सा लाडला हमारा दोस्त इंटरव्यू करना चाहता है लोगों से, हमें मिलवाना चाहता है, हमें हमसे बात करना चाहता है। ये कहीं ना कहीं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की ही कह सकते क्रेडिट है। और शो के जो कैप्टन है पंकज सरस्वत, उनका पीएस पीएस ने ही एसपी को बनाया है, सुनील पाल को। पंकज सरस्वत ने सुनील पाल को बनाया। राइट राइट। सो सुनील जी, ये मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जो कॉमेडी करना चाहते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एक कॉमेडी जो कलाकार होते हैं, उनके लाइफ में इम्प्रोवाइजेशन का कितना बड़ा रोल होता है? या फिर आप परफॉर्म करते हो तो आप बाउंड स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो, या फिर आप इम्प्रोवाइज करते हो? इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर दो आप। देखिए स्टैंड अप का जहां तक ताल्लुक है, वो कभी भी लिखा नहीं जा सकता। जो लोग लिखते हैं स्टैंड अप, बोलते हैं कि मैं स्टैंड अप लिखता हूँ, वो सिर्फ वही लिख सकता है जो वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे मुझे अगर स्टैंड अप करना है तो मैं लिखूंगा, और उसमें मेरे हिसाब से मैं कुछ लिंक्स या कुछ जैसे टिप्स लिखूंगा, कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना, वैसा करना, यही सब लिखूंगा, क्योंकि क्योंकि वो मुझे समझ में आएंगे। कोई राइटर मुझे लिख के देगा, वो हाँ, वो मेरे साथ में बैठ के मेरी चीज को इम्प्रोवाइज कर सकता है, कुछ मदद कर सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फुल फ्लैश स्टैंड अप कॉमेडी कोई नहीं लिख सकता। चाहे उसमें कपिल शर्मा क्यों ना हो, जॉनी लीवर साहब क्यों ना हो, राजू श्रीवास्तव जी क्यों ना हो, जितने भी बड़े कलाकार, सबने अपने अपने गैग्स और एक्ट खुद तैयार कर लिए। क्या राइटर जो होता है, मैं एक लाइन में कहता हूँ कि हम लोग राइटर टाइप के लोग हैं, और जो हमारे साथ में होते हैं टाइप राइटर होते हैं। टाइप राइटर और राइटर टाइप के लोग होते हैं। हम लोग हम लोग राइटर टाइप के लोग हैं, वो टाइप राइटर होते हैं, लेकिन उनकी मदद भी बहुत, बहुत ग्रेट होती है। बड़ा अच्छी बात है, अगर वो एक पंच भी जोड़ देते तो बड़ा अच्छा मजा आता। लेकिन ये 80-20 का हिसाब किताब, 100 में से 80 टाइप राइटर, 20 राइटर टाइप के होते हैं। तो ये किया जा सकता है। लेकिन बाकी जब कॉमेडी सिटकॉम बनता है, स्टैंड अप जो है वो खड़े होने का काम है, सिटकॉम जो है सीटकॉम बैठने का काम है, वो राइटर का काम हो सकता है। जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद लिख सकते हैं, कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, तो लाइव में इसकी बड़ी मदद होती है। क्योंकि लाइव शो में कभी कभी लकीर के फकीर नहीं हो सकते। वहां पर 2+2 4 नहीं होता, वहां पर 2+2 22 भी हो सकता है, 2+2 - 2 0 भी हो सकता हम्म। राइट। बट सुनील जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि लाइव परफॉर्म करते हो आप, स्टैंड अप करते हो, आप खुद से करते हो, आप स्क्रिप्ट को अगर फॉलो नहीं करते, तो आपको डर थोड़ा सा नहीं लगता? क्योंकि आजकल ऑडियंस जो है बहुत ही सेंसिटिव हो गए है। आप अगर पॉलिटिकल जोक मारोगे तो यहाँ फंस जाओगे, अब ये कुछ मारोगे तो मीडिया कुछ कवर कर लेगी। तो आपको ये सोच समझ के आपको जोक क्रैक करना पड़ता है कहीं पे भी। तो उसके ऊपर आप कैसे है। प्रिपेयर इसलिए तो स्टेज पे परफॉर्म करने वाले आपको पूरे भारत में 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। करते हैं? हर आदमी कॉमेडियन है, अच्छी बात है, हर आदमी कॉमेडी समझता है। लेकिन कॉमेडी स्टेज पे परफॉर्म करने वाले सोलो परफॉर्मर आपको 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि आपको 24 घंटे अभ्यस्त रहना पड़ता है, 24 घंटे यही सारी ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि ऑब्जर्वेशन का काम है, रियली ये ऑब्जर्वेशन का काम है। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं है
तो डॉक्टर बनना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं। डॉक्टर, आप कॉमेडियन भी एक डॉक्टर होता है, और दोनों का काम होता है अच्छा ऑब्जर्वेशन। अगर आप अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो काम फेल हो सकता है। तो कई बार हम लोग मखमल में लपेट के जो जोक सुनाते हैं वो बहुत हिट होता है, लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं कि जैसा आप समझ रहे वैसा नहीं है, हालांकि आप जैसा समझ रहे वो भी हो सकता है। इस टाइप की बातें करके लोगों को हम लोग बात कर देते हैं। जैसे मैं भी जोक सुनाता हूँ कि राजनीति अभी ऐसी होगी कि घर घर पहुंच गई है। मैं अभिजीत के घर पे गया तो अभिजीत ने कहा, दादा अगर आप बीजेपी से है तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, अगर आप कांग्रेस से है तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा। तो मैंने कहा, अभिजीत फिर तो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, बोतल मंगा लो। राइट। अरे मैंने कहा, पानी की बोतल भाई, ठंडे पानी की बोतल, आप क्या समझ रहे हैं? हालांकि जो आप समझ रहे हैं वो भी सही हो सकता है। इस टाइप से हम लोग संभाल लेते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य होता है, लोगों को ये लगता है कि सबसे बड़ी जो ऑडियंस में जो थोड़ी सी नासमझी वो ये है कि उनको लगता है आर्टिस्ट जो है वो प्रो राजनीतिक पार्टी है। प्रो मतलब पीआरओ, उनका पीआरओ है। ऐसा नहीं, हम ना बीजेपी के समर्थक है, ना कांग्रेस के समर्थक है, ना हम सिर्फ जनता के समर्थक है। जनता हमारी माए बाप, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो हम, हमारे लिए क्राउड जो है वो प्राउड है, भीड़ जो है वो लीड है। यही हमारे अन्नदाता है और यही हमारे अन्नदाता है। तो ऑडियंस से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं। हमारे रियल जो भगवान है वो यही। तो ऑडियंस में जो भी लोग आते हैं, हमारा कोशिश ये होती है कि सबके साथ में अच्छी बात करें, और कहीं कोई बात फंस जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता से कि आप हमें संभाल ले। हम आपकी वजह से ही, आपके लिए ही, आप आपसे ऊपर नहीं है। आप नीचे बैठकर भी सर ऊपर करके हमें सुनते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने हमसे बड़ा बनाया। सर झुका के नहीं सुनते, हम स्टेज पे नीचे होते सर झुका के परफॉर्म करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा परफॉर्मर, सर झुका के परफॉर्म करते हैं। और ऑडियंस चाहे कितनी भी, कोई भी हो, सामने बैठ के ऐसा सर उठा के ताली बजाती है कि बेटा करो। तो ये ऑडियंस की एक ताकत है। राइट राइट। बट यही है, आपको ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है काफी सालों तक, तो यही है कि आप लोगों को इतना वैल्यू देते हो, इसलिए वो लोग आपको वैल्यू देते हैं, ये भी मैटर करता है जी। यस। सुनील जी, अब आते हैं मेरे पास लास्ट दो सवाल आपके लिए। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जब फिल्म करते हो, आप जब लाइव परफॉर्मेंस करते हो, कॉमेडी में कितना फर्क होता है? क्योंकि फिल्म में आपके पास आपके को आर्टिस्ट भी होते हैं, आपके को एक्टर भी होते हैं, आप डायलॉग जो है काउंटर करते हो, और जब लाइव परफॉर्म करते हो मोस्टली आप अपना अपना गिग परफॉर्म कर रहे हो, अकेले परफॉर्म कर रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा आपके सवाल में ही ये जवाब है। देखिए, स्टेज जो है वो आर्टिस्ट मीडियम है। आर्टिस्ट स्टेज पे अकेला होता है, चाहे वो थिएटर हो, प्ले हो, कुछ भी हो, वो अपना रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसी की जिम्मेदारी, और नहीं मिल रहा तो भी उसी की जिम्मेदारी है। टीवी जो है वो राइटर मीडिया है। टीवी पे राइटर जो लिख के देगा, क्योंकि राइटर के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत कुछ मसाला करना पड़ता है। और फिल्म जो है वो टोटली डायरेक्टर मीडिया है। डायरेक्टर जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा सबको पूरा लेके चलना पड़ता है। तो इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए, तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो मैं समझता हूँ कि आज भी मैं रेलवे भले नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि रेलवे की ही टाइप की नौकरी कर रहा हूँ। क्योंकि रेलवे लाइन होती है, फिल्म लाइन होती है, एनर्जी है। रेलवे स्टेशन होता है, टीवी स्टेशन होता है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, म्यूजिक ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के तरक्की का रियल वे है भारतीय रेलवे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे बी आर भारतीय रेलवे जो फिल्म मिली है, बी आर फिल्म से मिली है, तो मुझे समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मिल के जो है वो रेलवे, मेरे पिताजी रेलवे में थे और मैं भी कहीं ना कहीं रेलवे में ही। आप पे रिसर्च कर रहा था तो देखा मैंने एक इंटरव्यू में कि आपने शाहरुख खान के बारे में कुछ कहा था। तो आप जब कोई एक्टर के सामने परफॉर्म करते हो, या फिर उनका मिमिक्री करते हो, या फिर उनके सामने कुछ करते हो, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? बैक स्टेज में वो कुछ बोलते हैं कि उनका क्या एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है आपको लेकर? शाहरुख खान साहब के साथ पहली बार मैंने 50-60 शोज किए उनके साथ में, लाफ्टर से पहले ही। आमिर खान साहब के साथ वर्ल्ड टूर किया लगान का, सलमान भाई, सोनू निगम साहब, कुमार सानू साहब, बहुत सारे सुखविंदर जी, महेंद्र कपूर साहब,
सबके साथ मैंने शोज किया और सबसे बहुत कुछ सीखने मिला। शाहरुख साहब जैसे पहली बार जब शोज किया था, तो पहली बार जब मैंने उनकी आवाज निकाली थी, तो गणेश हेगड़े जो हमारे कोरियोग्राफर है, राइट। उन्होंने शाहरुख खान साहब को कहा कि एक लड़का है सुनील पाल जो आया हुआ है, आपकी आवाज निकाल, तमाम कलाकार की आवाज निकलता है, उसको सुनेंगे क्या? तो शाहरुख साहब ने कहा तुरंत बुलाओ उसको। और उस सिंगापुर में शो था, हम्म। तो दो शो के बीच में एक एक 1.5 घंटे का गैप था। हम्म। तो वहीं कोट वोट पहन के शाहरुख साहब एक कुर्सी पे बैठ गए मेकअप रूम में, तमाम कलाकारों को बुलाया और मैंने भी परफॉर्म किया वहां पर। तो जितनी आवाज मैं निकाल रहा था उतनी शाहरुख खान उठ उठ के ताली बजा रहे थे, और अपनी ताली पे तो उठ के, अपनी आवाज में तो उठ के उन्होंने गले लगा लिए कुछ। हम्म। ये जो बड़े लोग हैं, बड़ी बात जो कहा कहते हैं ना, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। आज जहां भी ये लोग हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, इतने डाउन टू अर्थ जिसकी हद, चाहे आप कोई भी एक्टर उठा के लीजिए, टॉप 10 जो कलाकार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, शाहरुख खान साहब हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती साहब हो, गोविंदा साहब हो, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ये सब बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मतलब ऐसे ही नहीं स्टार है ये, वाकई सुपरस्टार है। और उनके अंदर बड़ी बड़ी सीखने लायक बात है। और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने इनके साथ काम किया। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर साहब, बहुत अच्छा लगा। तो आपको बॉलीवुड को लेकर आपका क्या रिव्यू है? बीइंग एन आउटसाइडर पूछ रहा हूं मैं। क्या है, मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में, बॉलीवुड का जो जिक्र है पूरी दुनिया में, चर्चा जो है दुनिया में, इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस काम है, बहुत नोन होता है आदमी, यहाँ से बहुत प्यार मिलता है। तो हम्म। ये हर किसी के बस की बात तो है। तो जिसमें 19-20 नहीं होता है तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कुछ ऐसे भी रह जाते हैं। 20 लाख आर्टिस्ट बॉम्बे में हैं, हम्म। हर आदमी कोई ना कहीं ऐसे आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अब इसी बीच में कंपटीशन है, जो हम्म। अच्छा करेगा, शाहरुख खान हर आदमी नहीं बन सकता, लाखों में एक है। ठीक है। तो हमें हजारों में सैकड़ों में एक बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जिसका मौका मिलता है, और प्लस प्लस मैंने जैसा कहा कि लक जो है, हम्म। अगर आप लखपति है तो ही आप करोड़पति है। करोड़ होती है। तो लक जो है आपका होना बहुत जरूरी है, तभी आप करोड़पति बनेंगे। करोड़पति मतलब अमिताभ बच्चन साहब, कौन बनेगा करोड़पति? वही बनेगा जो होगा लखपति। राइट राइट। तो सुनील जी, मैं आपसे ये पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपके थ्रू, क्योंकि आप भी एक आउटसाइडर हो, आपने कुछ आपने इंडस्ट्री में आके बहुत नाम किया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि इंडस्ट्री एक तरह का बहुत प्रेशर भी देती है जो न्यू कमर्स होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, और वो प्रेशर को लेकर डिप्रेशन में भी बहुत यंगस्टर चले जाते हैं। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और इसको लेकर आदमी एक पॉजिटिव स्टेप कैसे ले सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं? उनको चाहिए कि ऐसे कलाकारों का इंटरव्यू देखे जो आउटसाइडर्स है। कुछ आउटसाइडर और स्मार्ट बनते हैं कि बोले नहीं, हमारा हम स्ट्रगल नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए तो हमारा स्ट्रगल क्यों बताए? मैं कहता हूँ भाई बताइए, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि रास्ता कितना मुश्किल है। आप नहीं बता रहे हो, आप अपने मजे में नहीं बता रहे हो, आपके चक्कर में आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, तो उस चक्कर में हजार लोग आते हैं उठ के। राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि मुश्किल काम है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि 10 साल बाद मुझे लाफ्टर चैलेंज मिला ना, मैं 95 में आया था, 2005 में लाफ्टर चैलेंज मिला। उसके पहले 3-4 साल तो बहुत स्ट्रगल था। तो हम्म। सबको पता करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रगल होता है। सिंगर्स को भी बताना चाहिए कि बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी उठ के आ जाता है। हम्म। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, स्ट्रगल है, और आपके अंदर टैलेंट है और हम्म। आपको करने की, तो आ जाइए, आप कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा। वरना क्या हो जाएगा, फिर वही डिप्रेशन वाला मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हैं कि यार उसके साथ तो अच्छा हुआ, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बताओ भाई कि उनको इस साथ में बुरा हुआ था, हम्म। अगर बड़े लोगों के साथ में अच्छा हुआ है, तो फिर आपका लिंक भी देखो ना। जैसे अमिताभ बच्चन स्टार बने, हम्म। तो अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी का लेटर भी तो लेके आए थे। कहते हैं राइट। आपके पिताजी का और आपके माताजी का रिलेशन है क्या मोदी के साथ में, मोदी राइट। जी के साथ में? तो ऐसा आप आप अपना स्ट्रगल देखो भाई, वो सामने वाले का मत देखो। आप हम्म। अपना देखो कि आप जब जाओगे तो कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो आपको कोई कला आती है क्या? जैसे ऑर्केस्ट्रा में मैंने यहाँ पर आके काम करना शुरू किया। मुझे पता था कि इंडस्ट्री में काम इतना जल्दी मिलेगा नहीं, पर आज भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम्म। हालांकि सारे कास्टिंग डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा मुझे प्यार भी करते हैं, हम्म। लेकिन उनके भी उसमें भी कुछ नहीं होता। जब जब सही मौका मिलेगा तो एनीवेज, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया, इसलिए मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन भी बना दिया। पाल फिल्म, अभी मेरी फिल्म आई गाली गलोच, जरूर देखिएगा। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, और सुनील पाल ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया, अगर आप इस आपको परमात्मा ने अगर इस लायक बनाया कि आप अपनी फिल्म बना सकते हो, अपनी कहानी खुद कह सकते हो, तो कहो। यहाँ पे सब लोग मदद करते हैं आपकी। सोनू निगम साहब के गाने हैं उसमें, उसके पहले
उदित नारायण जी, कुमार सानू साहब और गणेश आचार्य जी मास्टर जी, ये सब आपकी हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कपिल शर्मा, ये सब लोग। देखिए क्या है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करो तो हेल्प करने वाले भी बहुत है, बहुत है। लेकिन वही कहता हूँ कि आपके अंदर भी कुछ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को निखारना पड़ेगा। और वरना फिर देने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर, और समय के साथ आपको बढ़ना, मैंने कहा कि लाखों में एक अगर आप नहीं हो सकते तो हजारों में एक हो जाओ, सैकड़ों में एक हो जाओ, राइट लेकिन इतना टैलेंट तो आपको चाहिए कि भाई सैकड़ों में कम से कम एक हो जाए आप, ठीक है। राइट राइट। बाकी जो स्ट्रगल करते हैं या बनना चाहते हैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ मैं। लेकिन मेहनत भैया हर प्रोफेशन में, ऐसी नहीं कि बस इस इंडस्ट्री में, आप कोई भी, आप घर पे भी कुछ, अगर आपको खिचड़ी भी बनानी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। सही बात है, मेहनत तो मस्ट है। अगर आपको कुछ बनना है जी तो वो मेहनत तो रहेगा ही, वो आपका हार्डवर्क। जी जी। सुनील जी, आखिरी सवाल में आते हैं। सो आप बताइए, मैं आपसे नाम लेने को नहीं बोलूंगा किसी का, बट आप बताइए अपने हिसाब से कि कॉमेडी जो है ओवर द टाइम कितना चेंज हुआ है। क्योंकि आजकल लोग बिलो द बेल्ट भी कॉमेडी करते हैं, लेकिन आपकी कॉमेडी जो बहुत फ्रेश रहती है, लोग एंटरटेन भी होती है, और एक ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी दिखती है आपकी कॉमेडी में। बट आजकल के लोग कॉमेडी को अलग तरह से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है ओवर टाइम कितना चेंज हुआ है कॉमेडी? देखिए ऐसा प्रश्न जब सामने से आता है जैसे आप प्रश्न कर रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जनता घबराई हुई। हम लोग शोज करते रहते, लाइव शोज करते रहते हैं, वहां लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सुनील भाई पारिवारिक माहौल है, आप प्लीज कोई कॉमेडी ऐसी मत करना है, ऐसी कोई शब्द मत बोल देना जो बिलो द बेल्ट हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों को मैं कॉमेडियन मानता ही नहीं हूँ जिनका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट गंदा है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट गंदा हो तो आप आर्टिस्ट क्या, इंसान भी अच्छे नहीं। राइट वो राइट। हराम की कमाई है, वो हर तरह से हराम की कमाई है। वो एज गुड एज आतंकवादी है समाज का। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। तो राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो ऐसा कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एक अंदर गटर हो आप, कुछ नहीं कर रहे, आप समाज के ऊपर हो ही नहीं, हम नीचे गटर हो। तो जो कर रहे हैं उनको मैं इससे कहूंगा कि भैया आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। और वहां, लेकिन वहां पर भी दूसरे काम में तो आपका ये दूसरा काम क्यों नहीं कर पाते वो लोग, कि दूसरे काम में तो वाकई फिर ये सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वहां तो बेईमानी बेईमानी करने वालों को कोई जगह ही नहीं है। राइट। यहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है तो चल जाएगा, लेकिन आगे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ भड़का हो रही है। लेकिन ये भी आंधी, देखिए ये सब आंधी तूफान है, ये आते हैं पूरे। आंधी तूफान क्या करता है, आंधी तूफान पूरे समाज की बर्बादी कर देता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है। समझ सकता है। कोरोना आया, पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश की, मगर खुद खत्म हो गया। सस्टेनेबिलिटी नहीं हमें है। आंधी आंधी तूफान नहीं बनना है, हमें हल्की हल्की हवा बननी है जो लोगों के सांसों में उनकी जिंदगी देने का काम करे, उन्हें हंसाने का काम करे, उन्हें बसाने का काम, उजाड़ने का काम ना करे। ठीक है। तो ये जितनी भी जो शॉर्टकट वाले लोग हैं, ये आंधी तूफान है। ये आते हैं लेकिन खुद खत्म हो जाते हैं, किसी किसी को खत्म नहीं करते। क्योंकि इसी पे फिल्म बनी है हमारी, गाली गलौज जो फिल्म बनी है ना, वो आप जरूर देखिए, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, और रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है। ओके, सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि गाली गलौज जरूर जाके देखे आज, और मैं खुद देखने वाला हूँ। एंड थैंक यू सुनील जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को। देखो 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 अभिजीत देखो, आज जो बात मैंने की है आपके साथ में, उसकी क्रोनोलॉजी समझो। देखो तुम मेरे घर जैसे हो, इसलिए मैं कहता हूँ अभी अभी हमारी जीत हुई है, अभी जीत हुई है, तो आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपके साथ में हमारा संपूर्ण समर्थन है। आप अपने कार्य में बादशाह बनो, शहंशाह बनो, मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनो। और जितने भी मान्यवर और मान्यवधु इस पॉडकास्ट को देखते हैं, इस पॉडकास्ट को देखता है, पॉडकास्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल कास्ट, इसको इसलिए आप बच्चे भी पसंद करते हैं और पॉडकास्ट भी, तो इसलिए देखते रहिए। लेकिन मैं चाहता हूं जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी और हम सबका समर्थन आपके साथ में है। आपका जय हो, मेरा हो चुका है जैसा। धन्यवाद। कानून मत तोड़िए और घर में अच्छे रहिए, क्योंकि घर की चिंता मुझे ज्यादा होती है, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ। रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह। धन्यवाद। धन्यवाद अमित हमारा साहब। नाम है रतन नोरा। पॉडकास्ट हुआ है खत्म पूरा, और जितने लोगों ने देखा उनका जीवन काशी और मथुरा, और जो ना देखे वो है सरऊ धतूरा। बहुत अच्छा लगा सुनील जी बात करके आपसे, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सब।
सब जियो हजारों साल, यही कहते थे दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल।